नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सक्सेसिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करा था, उसी तरह से आज हम फिर से आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पास फेल। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पास फेल के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है, चलो रुकते हैं एक सेकेंड के लिए और हम पेन टैब सेलेक्ट कर रहे हैं और चलो सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं कि आखिर पास फेल आखिर क्या कहना चाहता है, किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अब हमें पता है हम सभी क्या करते हैं कि छोटे होते समय या फिर हम स्कूल में तो गए थे, तो वहां पे क्या होता था, स्कूल में हम सभी क्या करते थे, लास्ट में जाकर एक क्या देते थे, एग्जाम देते थे। सही बात है। अब एग्जाम देते थे तो एग्जाम में सभी के सभी बच्चे पास तो होते नहीं थे, कुछ बच्चे होते थे पास एंड कुछ बच्चे क्या होते थे, फेल। सही बात है, कुछ तो पास होंगे एंड कुछ तो फेल होंगे ही, है ना। सभी तो एक जैसे नहीं होते। अब देखना, अब कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई बच्चा पास है कि फेल है। सही बात है, कुछ ना कुछ तो अप्रोच होगी ना जिससे हम ये जान पाएंगे कि ये बच्चा पास हुआ है और ये बच्चा फेल हुआ है। तो उसके लिए क्या होता था कि एग्जाम लिया जाता था जिसमें कुछ पास परसेंटेज जो होती थी वो निर्धारित कर दी जाती थी। सही बात है, एक पास परसेंटेज निर्धारित कर दी जाती थी कि जब एग्जाम में बच्चा इतने नंबर लेके पास हो रहा है तो उसको कहेंगे हम कि वो पास हो चुका है। मान लेते हैं कि 100 में 40 नंबर कह रहा है कि 40 नंबर में बच्चा पास हो जाएगा, तो ये जो 40 नंबर आए मतलब 100 में, है ना, तो परसेंटेज भी हमारी 100 के कंपैरिजन में होती है। यानी कि अगर हम कहें कि 40% अगर बच्चा एक नंबर लेके आ रहा है एग्जाम में तो हम उसे कहेंगे कि वो पास है। 40% अगर लेके आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि पास है, और अगर 40% से कम लेकर आ रहा है हम उसे कहेंगे कि वो फेल हो रहा है। सही बात है। चलो अब एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं कि जिससे हम और अच्छे से समझ सकें कि आखिर किस सबसे पहले, है ना, कि आखिर ये क्या कहना चाहता है हमारे साथ, कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखना, मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक एग्जाम हुआ और यहां पर कितने बंदे थे, 2 बंदे थे, ए और बी। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि कोई पास परसेंटेज मतलब कि निर्धारित कर रखी थी, उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ए है जिसने कितने नंबर लिए, इसने नंबर लिए 20% नंबर लिए, और ये बोल गया कि अगर मेरे को ना समझ लो कि मेरे को अगर सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। ए का कहना ये था। क्या कहा इन्हें कि मैंने एग्जाम दिया और मेरे नंबर आए 20%, और वो कह रहा है कि अगर मेरे 40 नंबर और आ जाते तो मैं क्या होता, पास हो जाता। इसी तरह से इतने में बी भी कहता है, बी कहता है कि मैंने नंबर लिए हैं 40%, मैंने नंबर कितने लिए हैं, 40%, और बोलता है कि अगर मेरे 20 नंबर कम भी आ जाते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तब भी पास हो जाता। तो इसमें हमने क्या कहा कि 40% तो बी ने नंबर ले रखे हैं, तो 20 नंबर अगर ये कम लेता ये तब भी पास हो जाता, है ना। मतलब कि यानी कि ये जो नंबर है 40% में से अगर मैं 20 नंबर को माइनस कर दूं तो ये क्या मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें पास मार्क्स। क्या मिलते हैं हमें, पास मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से 20% हमारे पास एक ए ने नंबर लिए है और ये कह रहा है कि 40 नंबर अगर और ले लेता है तब भी ये पास हो जाता। सही बात है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमें इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे और हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या हमारा पास मार्क्स होते हैं एंड क्या हमारे मतलब कि फेल नंबर होते हैं, कि फेल हम कितने नंबर से हो जाएंगे। ठीक है, एक परसेंटेज निर्धारित कर रखी होगी, जो भी हमारे क्या होता है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसने पास करने के लिए अपने बच्चों के लिए क्या रखा होगा, इतने नंबर रखे होंगे कि इतने में पास होंगे, इतने में फेल हो जाएंगे। चलो इन्हीं कंसेप्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के हमें मिलते हैं एग्जाम में। चलो यहां पे देखना क्या मिल रहा है हमें। यहां पे हमें मिल रहा है कि एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, कितने नंबर ले रहा है, 40% नंबर ले रहा है ना, और कितने नंबर से फेल हो रहा है, कितने नंबर से फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है 40 नंबर से। क्या कहा उसने कि एक स्टूडेंट ने 40% नंबर लिए लेकिन तब भी वो 40 नंबर से फेल हो गया, और दूसरा जो स्टूडेंट था उसने कितने नंबर लिए, 60% लिए, और वो कितना हो गया, 20 नंबर उसके ज्यादा आए हैं पास मार्क्स से। सही बात है, क्लियर हो रहा है। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड करने के लिए कि पास मार्क्स फाइंड करो एग्जामिनेशन में कितने थे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला स्टूडेंट क्या कहना चाहता है। पहले स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है, ए की। पहला स्टूडेंट ए मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि मैंने कितने नंबर लिए, 40% लिए, कितने नंबर लिए, 40% लिए टोटल के, टोटल मान लेते हैं हम, मतलब कि रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ 40% ही लिख रहे हैं। क्या बोला कि 40% ए ने लिए और साथ में बोल रहा है कि वो कितने नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से वो फेल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि हमारे पास मार्क्स कितने चाहिए थे हमें, मेरे को बताना कि 40% तो उसने लिए, फेल कितने नंबर से हुआ, 40 नंबर से वो फेल हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इस 40% में उसके 40 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, वो पास, क्या हो जाता, वो पास हो जाता। सही बात है ना। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा स्टूडेंट क्या कहना चाहता है। दूसरे स्टूडेंट को हम मान लेते हैं कि दूसरा स्टूडेंट कौन है, बी। दूसरा स्टूडेंट कौन है, बी। बी कहता है कि मैंने कितने नंबर लिए, मैंने 60% नंबर लिए मेरे भाई। कितने नंबर लिए मैंने, 60% लिए मैंने। और क्या बोल रहा है, होशियारी मारते हुए बोलता है कि अगर मेरे 20 नंबर कम भी आ जाते तभी मैं पास हो जाता। मतलब मेरे पास मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा है, मेरे पास मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलता कि अगर मेरे 60% में 20 नंबर अगर कम भी आ जाते मैं तब भी क्या हो जाता, पास हो जाता मैं। ठीक है, आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा है वो। मतलब कि हम इन दोनों की बातों से ये जान सकते हैं कि हमारी क्या होगी, कि ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, ये 40% प्लस 40 बी पास मार्क्स हैं और ये 60% माइनस 20 बी पास मार्क्स हैं। आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है। तो क्या मैं दोनों का अगर पास मार्क्स है तो क्या मैं दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं कि 40% में 40 ये भी पास मार्क्स हैं और 60% में माइनस अगर मैं 20 भी कर दूं वो भी पास मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों पास मार्क्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखना आगे क्या करना है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पास मार्क्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पास मार्क्स। पास मार्क्स बताना, ये भी पास मार्क है ये भी पास मार्क है। तो इसका मतलब कि ए ने 40% नंबर लिए थे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1% की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू, 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो मेरे को 40% की भी पता चल जाएगी। और मैं 40% में 40 तो जोड़ना जानता ही हूं कि कैसे प्लस कर सकते हैं हम, है ना। ये तो हम छोटी क्लासेस से मतलब फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से प्लस माइनस किया जाता है ना। तो क्या मोटिव है हमारा, जो यहाँ पे मोटिव है वो है 1% की वैल्यू को जानना कि 1% कितना है आखिर इस क्वेश्चन के आधार पर। चलो जानते हैं। अब मेरे को बताओ 40% और 60% यहाँ पर दोनों है, दोनों एक तरह के वेरिएबल, एक तरह के वेरिएबल को क्या करते हैं हम ले लेते हैं इक्वेशन की एक तरफ। तो 60% माइनस 40%, क्योंकि वहां पे 40% क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये 40 यहीं पर है, ये -20 हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। सही बात है। 60% में -40% करेंगे तो क्या मैं 20% लिख सकता हूँ, बताना। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, मेरे को बताओ। 20 में 40 प्लस किए तो क्या 60 आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को बताओ 20% की वैल्यू अगर 60 के बराबर है तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1% की वैल्यू होगी 60/20। 60/20 कितना होगा, 20 और 3 60 होता है। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1% की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी, 3। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। मतलब हमें 1% की वैल्यू अब आ चुकी है समझ में कि 1% आखिर था कितना। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब मेरे को बताओ अगर आपको 1% की वैल्यू पता है, कितनी पता है, 1% की वैल्यू पता है। चलो थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है, साइड पे पहले मैं लिख लेता हूं कि आखिर हमारे पास मार्क्स कितने हैं। किसी के भी लिख लो, ए के लिख लो, बी के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास मार्क्स कितने हैं, ये हैं 40% प्लस 40। ठीक है, साइड पे लिख लिया मैंने। 40% में मैं 40 प्लस करूंगा तो पास हो जाऊंगा। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। क्यों, पास मार्क्स ही तो निकालने हैं। बिल्कुल, ये मैंने साइड पे लिख लिया। अब कर लेते हैं इसको इरेज, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं आगे कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक सेकंड रुक जाओ, समझ में आ रहा होगा मेरे को उम्मीद है। कोई कंसेप्ट नहीं। आप अपनी नोटबुक पे इतनी देर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो कि आखिर कितने हमारे पास पास मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, यहां पे हमारा क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है। हमने जगह थोड़ी सी बना ली है यहां पे, बिल्कुल। हाँ चलो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखना। 1% कितना आया था यहाँ पे, देखो 1% है हमारा 3। 1% 3 है तो मेरे को बताओ पास मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए, 40%। तो बताओ 1% की वैल्यू अगर कितनी है, 3 है, तो 40 के साथ 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू कितनी है, 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 120 आएगा। 40% 120 है, लेकिन बताना क्या 40% पास मार्क्स है, नहीं, कितने हैं, 40% में 40 भी जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, पास मार्क्स इज इक्वल टू कितना आया, 120 में जोड़ेंगे 40, कितने जोड़ेंगे, 120 में 40 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, 160। तो ये हमारा नंबर आया कि ये है हमारे पास मार्क्स।
उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता था। एक बार वापस से समझते हैं क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है 40% नंबर आए लेकिन फेल हो गया 40 नंबर से, तो बोल सकते हैं कि अगर 40% में वो 40 नंबर ले लेता तो पास हो जाता। सही बात है। दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने 60% नंबर लिए और ये 20 नंबर से फेल हो गया लेकिन बेचारा, तो क्या फेल नहीं हुआ, बोल रहा है कि 60% नंबर लिए और बोलता है कि अगर 20 नंबर कम भी आ जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी पास हो जाता। बिल्कुल, तो 60% में हमने क्या कर लिया, 20 माइनस कर लिया, तो मुझे इसके हिसाब से क्या मिल गया, पास मार्क्स मिल गए कि पास मार्क्स कितने होंगे। तो 40% में 60%, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, कितनी मिले, 40 में से 60 में से 40 निकाले 20%, 20 में 20 40 जोड़े 60 मिला, 1% की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। 1% की वैल्यू 3 मिली, 40% की वैल्यू 120 मिली, हमें 40 और जोड़ने थे, तो ये हमें मिल गया 60, जो कि क्या था, पास मार्क्स थे जो एग्जामिनेशन में थे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के अगर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलते हैं तो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना ये भी सेम ही मतलब टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। वापस से पढ़ते हैं क्या बोलना चाहता है। अब बोल रहा है कि अंकुश जो है 30% मार्क्स ले रहा है। अंकुश को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, अंकुश को हमने ए से डिनोट कर लिया। क्या बोल रहा है कि 30% नंबर वो ले रहा है और फेल हो रहा है 40 नंबर से। वापिस से वही चीज आ रही है कि 30% उसने नंबर लिए, हमने लिख लिया कि 30% टोटल मार्क्स का कितना, 30% उसने लिए, लेकिन फेल कितने से हो गया, वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो मेरे को बताना कि अगर वो 40 नंबर और ले लेता तो क्या आता, वो पास, क्या आता, वो पास। इसी तरह से विशाल एक लड़का दूसरा, विशाल ने कितने नंबर लिए, 40% नंबर लिए उसने। अब हमने यहाँ पे लिख लिया कि उसने लिए 40% नंबर एंड स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ पास मार्क्स। मतलब कि अगर वो 40 नंबर कम भी लेता, क्या करता, 40 नंबर कम भी लेता वो तब भी पास हो जाता। देखो ये बोल रहा है एंड स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ पास मार्क्स, मतलब पास मार्क्स से उसने 40 नंबर ज्यादा लिए। तो इसका मतलब 40 नंबर का कम भी लेता तब भी पास मार्क्स तक पहुंच जाता और पास हो जाता। तो ये भी क्या आ गया हमारा, पास मार्क्स। आ रहा समझ में। और ये भी क्या थे, हमारे पास मार्क्स थे। दोनों ही पास मार्क्स, मतलब दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 30% प्लस 40 ये भी पास मार्क्स और 40% माइनस 40 ये भी पास मार्क्स, मतलब दोनों ही पास मार्क्स, दोनों ही इक्वल। तो वो क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 40 क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस, दूसरी तरफ आके 40 प्लस हो जाएगा, तो इस 40 में 40 जुड़ जाएगा, है ना। और ये 40% यहाँ पर है, जैसा है वैसा रखा हमने, 30% दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस। सही बात है। 40 में 10 30 माइनस करें, बताना कितना आएगा। 40 में 30 माइनस करेंगे तो 10% मिलेंगे, और 40 में 40 जोड़े तो कितने मिले, 80। तो 1% की वैल्यू कितनी मिली मेरे भाई, 80 को 110 से कर देंगे डिवाइड, तो 1 0 से 1 0 गया, मतलब 1% की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 1% की वैल्यू हमें मिल गई 8। कितनी मिल गई, 1% की वैल्यू 8 मिल गई है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो इरेज करते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड में कि 1% कितना है हमारा, 1% है हमारा 8, और पास मार्क्स यहीं पे रहने देते हैं, कोई नहीं। चलो इसको करते हैं इरेज थोड़ा सा। जैसे हम इरेज कर रहे हैं इतनी देर तक आप क्या कर लो, आप निकालो कि पास मार्क्स कितने हैं, है ना, जल्दी जल्दी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी जब आप पेन नोटबुक पे मतलब उतार लोगे क्वेश्चन को। इतने में हम इसको कर लेते हैं इरेज। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, इरेज हो गया। अब मेरे को बताना 1% की वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल चुकी है, यहां तक बिल्कुल मिल चुकी है हमें। अब हमने क्या निकालना है, पास मार्क्स निकालने हैं। पास मार्क्स आखिर कितने थे हमारे, पास मार्क्स हमारे थे कितने, 30% प्लस 40। तो क्या करना हमने, 30% की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 30% की। तो बताओ अगर 1% 8 के बराबर है तो 30% प्लस 40 जो हमारे पास मार्क्स है वो कितने होंगे। क्या करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। क्यों, क्योंकि 30% का मतलब क्या, 30% का मतलब है कि 30 की मल्टीप्लाई 1% से हो रही है। तो वही किया हमने, 30 में 30 का 30 रखा, 1% की वैल्यू 8 है, हमने 8 लिख ली, प्लस कर दिया हमने 40। 30 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 240 मिलेगा, 324 होता है, प्लस 40 कर देंगे, और ये हमें क्या मिल गया, 280 मिल गए पास मार्क्स। क्या मिल गए, 280 पास मार्क्स मिल गए। तो लिख लेते हैं कि ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है कि हमारा पास मार्क्स इतना है। अब मेरे को बताना, बोला क्या उन्होंने, पास परसेंटेज निकालने के लिए। मेरे भाई हमें पता होनी चाहिए कि हमारी पास परसेंटेज आखिर हमें मिलती कैसे है ना। अब मेरे को बताओ
कि पास मार्क्स हमें जो भी मिल रहे हैं वो हमें किस में मिल रहे हैं, जो हम पूरा एग्जाम दे रहे हैं, टोटल एग्जाम दे रहे हैं, हम उसी के मिल रहे हैं। तो मेरे को बताना, हमें पास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पास मार्क्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो पास मार्क्स हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, जो क्लास में टोटल नंबर का एग्जाम हुआ होगा हमारा, टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 के साथ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 के साथ। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है, पास परसेंटेज मिलती है। तो इसका मतलब पास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल मार्क्स की। सही बात है, लेकिन यहां पर मेरे को बताना क्या पास मार्क्स हमारे ऊपर भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आपको ये समझ में आएगा कि पास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं ना। पास मार्क्स निकाल लो, टोटल मार्क्स निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और हमें मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि 30% प्लस 40 पास मार्क्स है। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 40 मार्क्स कितने परसेंटेज है हमारे एग्जाम में, 40 मार्क्स कितने परसेंटेज है हमारे एग्जाम में, तो क्या मेरे को परसेंटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखना 1% के 8 के बराबर था, तो मेरे को बताना कि 8 की मल्टीप्लाई 5 से करने पे क्या मुझे 40 मिलता कि नहीं मिलता। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 40 मिलेगा, 5 की 1 से करेंगे तो 5% भी मिल जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि 40 मार्क्स की कितनी परसेंटेज बन रही है, 40 मार्क्स की कितनी परसेंटेज बन रही है, 5% बन रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पास परसेंटेज जो हमारी है, क्या पास परसेंटेज वो कितनी है। इरेज करते हैं थोड़ा सा, इरेज करने पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस चीज को कर लिया इरेज। अब बताना 5% हमारी 40 मार्क्स है, 30% हमारे ऐसे जो हमने उसने ए ने मार्क्स ले रखे, यानी कि अंकुश ने नाम मार्क्स ले रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास परसेंटेज हमारी कितनी हुई, तो पास परसेंटेज हमारी हुई है यहाँ पे, ये हुई है 30% प्लस 40 मार्क्स, कितने थे 5%, यानी कितना हुआ 35%। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमारी अगर पास परसेंटेज निकालनी है तो सीधा देखो कि क्या 8 के टेबल में 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि 1% की वैल्यू तो पता है। तो देख लो कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज हमें चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल 40 को 8 से डिवाइड कर लो, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर होंगे उस नंबर को 1% की वैल्यू से कर लो डिवाइड। आपको पता चल जाएगा किस नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है और आपको क्या मिल जाएगा, 1 के साथ उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा कि पास परसेंटेज आपकी कितनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कंसेप्ट में अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी और आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह के मिलेगा आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो यहां पे देखो वापस से एक क्या मिल रहा है, हमें एक नया टॉपिक मिल रहा है। क्या बोल रहा है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन, है ना। ये नया टॉपिक मिल रहा है हमें, क्या प्राइस कंजम्पशन वाला। चलो समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक जो है, यानी कि जो फॉर्मूला है आखिर बना कैसे है, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करने पे एक्सपेंडिचर कैसे मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्राइस क्या होता है। प्राइस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें किसकी वैल्यू पता चल रही होगी, 1 यूनिट की वैल्यू पता चल रही होगी। किसकी वैल्यू पता चल रही होगी, 1 यूनिट की। जैसे समझ लो कि हम कहाँ पे एक दुकान पे गए तो 1 किलो आटे का भाव कितना होगा, ये एक प्राइस है ना। एक टॉफी की कीमत कितनी है, ये एक प्राइस है। एक टॉफी की कीमत कितनी है, ये प्राइस है। समझ में आ रहा। एक बिस्किट की कीमत कितनी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू। अब में यूनिट हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये हमारी जो होगी ये प्राइस में आएगा। कंजम्पशन क्या है कि देखो आप दुकान पे गए तो 1 किलो आटा खरीदने तो जाओगे नहीं, है ना। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो में खरीदोगे आप। तो ये जो आप 10 किलो 15 किलो जो आप खरीदते हो आटा, मतलब कि एक बार अगर जा रहे हो दुकान पे तो ये आपकी क्या आ रही है, ये आपकी आ रही है कंजम्पशन आ रही है। क्या आ रही है, कंजम्पशन आ रही है। समझ में आ रहा है, क्लियरिटी हो रही है। अब एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जो है ये हमारी जो हम वहां पे पैसा देकर आते हैं, जो हम टोटल अमाउंट वहां पर देके आते हैं, ये हमारा होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च। क्या होता है ये, खर्च। कैसे आया, 1 किलो समझ लो आटे की कीमत कितनी, 10 रुपए। 10 किलो कितना खरीदा हमने, 10 किलो आटा खरीदा, तो मेरे को बताना हमारा खर्चा कितना हुआ। 1 किलो की वैल्यू है 10 रुपए, खरीद रहे हम 10 किलो है, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। क्लैरिटी आ रही है कि किस तरह से ये प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करने पे हमें मिल रहा है एक्सपेंडिचर। चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है एक और अच्छे से यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। देखना क्या बोल रहा है, हम गए, समझ लो कि ए पर्सन है ना, छोटू गया दुकान पे, क्या करने के लिए, इसको बोला कि हम मेरे को क्या लेके दो, मतलब कि आटा खरीदने गया है। क्या खरीदने गया, आटा खरीदने गया। तो जब आटा खरीदने गया तो दुकान पे जाते ही सबसे पहला काम क्या होता है, भाव पूछना, प्राइस पूछना कि आखिर कितने प्राइस में मेरे को 1 किलो आटा मिलेगा।
सही बात है, पहले 1 किलो का आटा का प्राइस पता चलेगा तभी तो जितना भी उसको खरीदना होगा वो आराम से उसका निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। तो दुकानदार ने कहा कि 1 किलो आटा जो है वो कितने मिल रहा है, मान लेते हैं 40 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 40 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है। ठीक है, तो 1 किलो आटा किस में मिल रहा है? पर केजी जो है 40 रुपए में मिल रहा है। लेकिन जो ए है ये कितने किलो खरीदने गया था? कितने किलो खरीदने गया था? यानी कि वो उसकी कंजम्पशन होगी, जितना किलो भी वो खरीदने गया था, है ना। ये क्या होगी? उसकी कंजम्पशन होगी। तो कंजम्पशन कितनी है? मान लेते हैं कि 10 केजी आटा खरीदने गया वो। कितना केजी आटा खरीदने गया? 10 केजी। तो मेरे को बताना कि उसके पास टोटल खर्च कितना हो रहा है, यानी कि उसके पास टोटल पैसा कितना होना चाहिए उसके पास, यानी कि उसके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका। अगर उसको 10 किलो आटा खरीदना है 40 के भाव पे, तो क्या करना पड़ेगा? वो आराम से 40 की गुना कर लेगा 10 के साथ और उसको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उसको? 400 रुपए मिल जाएगा, जो क्या होगा उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो बताना ये 40 पर केजी क्या था? प्राइस था। 40 पर केजी क्या था? 40 पर केजी था प्राइस। क्या करी? मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई किससे करी? कंजम्पशन से करी। तो प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करने पे क्या मिला उसको? प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करने पे उसको मिली एक्सपेंडिचर, यानी कि जो उसका खर्चा होता है ना। ये रिलेशन मिला हमें कि प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मिलेगा। क्लैरिटी मिल रही है? अब मेरे को बताना, क्या आपने सभी ने इनवर्स रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशन के बारे में जाना कि नहीं जाना? डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है एंड इनवर्स रिलेशन क्या होता है? मेरे को उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में तो होगी। चलो जान लेते हैं, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इनवर्स रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। स्कूल्स में है ना 10th तक मतलब कि तो सभी ने साइंस पढ़ी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में तो सभी को पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। चलो नहीं पता तो जानते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या थी, एक वैल्यू है, मतलब कि समझ लो कि एक चीज है, समझ लो क्या है वो, कोई भी थिंग है, मेरे पास ए है और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो क्या बोलता है कि अगर बी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। बी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ए की वैल्यू बी के ऊपर डिपेंड करी थी, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ए की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? ए की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि अगर बी की वैल्यू कर रही है इंक्रीज, बी की वैल्यू कर रही इंक्रीज और ए की वैल्यू तब भी डिक्रीज कर रही है, ए की वैल्यू तब भी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, इसे हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन। क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशन। और इससे मतलब हमें पता चलता है कि ये क्या रिलेशन है? उल्टे रिलेशन है एक दूसरे के। क्या रिलेशन है? उल्टे रिलेशन है। समझ में आ रहा? जैसे यहाँ पे देखना, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन करने पे क्या मिल रहा है? एक्सपेंडिचर। तो मेरे को बताना, अगर मुझे प्राइस की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या बोलूंगा? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर क्या मिलेगा? कंजम्पशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ओवर कंजम्पशन। सही बात है। तो मेरे को बताना कि ये प्राइस और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन मिला। क्या प्राइस और कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन डिनोमिनेटर में है कि नहीं है? मतलब डायरेक्टली तो नहीं है उसके, डायरेक्टली तो एक्सपेंडिचर का रिलेशन है, कंजम्पशन का कैसा रिलेशन? उल्टा। इसे में क्या पता चला कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर अगर क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है, यानी कि मेरे को अगर 100 रुपया ही खर्च करना है, क्या खर्च करना है? 100 रुपया ही खर्च करना है, तो मेरे को बताना, अगर पहले ये चीज 10 रुपए में मिलती थी, अब ये 20 रुपए में मिल रही है, तो बताना क्या मेरे को कंजम्पशन सेम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पहले अगर चीज 10 रुपए में मिलती थी, अब वो 20 रुपए में मिल रही है, तो इसका मतलब कि पहले मुझे 10 रुपए में 100 रुपए की कितनी चीजें मिली थी? 10 रुपए में 100 रुपए की कितनी चीजें मिली थी? 10। लेकिन अब कितनी मिलेंगी? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी क्या हुई? प्राइस मतलब कि इंक्रीज करा तो कंजम्पशन क्या हुई? डिक्रीज करी। प्राइस इंक्रीज करा तो कंजम्पशन क्या हुई? डिक्रीज करी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये सीखने का मतलब क्या है? देखना यहाँ पे सीखने का मतलब ये हमारा, इरेज करते हैं पूरा। देखना रिलेशन कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा प्राइस पहले P1 था, फिर कंजम्पशन कितनी है? C1 है। ठीक है, तो मेरे को बताना प्राइस का रिलेशन क्या बनेगा? P1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, P1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ओवर C1। सही बात है ना? P1 इक्वल टू एक्सपेंडिचर ओवर C1। अब देखना क्या बात है, अब बोल रहा हूं कि प्राइस मेरा क्या होगा? इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, चेंज हो गया, बस इतना रखा मैंने कि प्राइस क्या होगा? चेंज। अब मेरे को बताना, अगर मैं पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपया खर्च करूंगा, तो प्राइस मेरा चाहे कम हो चाहे बढ़े, मेरी कंजम्पशन में चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मेरा प्राइस यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर का कितना है? 100 रुपीज ही है। गौर देना यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है। क्या? एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशन बिल्कुल काम करेगा। और वो काम क्या करेगा मेरे को बताना कि P2 किसके बराबर आएगा? P2 आएगा एक्सपेंडिचर ओवर C2।
एक्सपेंडिचर ओवर C2। अब मेरे को बताना, आपको हर एक इक्वेशन तो आती है ना सॉल्व करना, तो बताओ C2 की मल्टीप्लाई P2 से हो जाएगी, किसके वैल्यू मिलेगी मुझे, एक्सपेंडिचर की। सेम चीज ऊपर P1 की मल्टीप्लाई C1 से होगी तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सपेंडिचर ही मिलेगा वापस से। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आपने ये बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस सीख लो कि आखिर किस तरह से हमारा रिलेशन आया है। क्लियर है? अब देखो ये भी एक्सपेंडिचर 100 रुपया, ये भी एक्सपेंडिचर 100 रुपया, तो क्या मिला हमें मिला P1 मल्टीप्लाई C1 इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई C2। सही बात है। तो मेरे को बताना कि जो हमारी प्राइस की कंजम्पशन है कि प्राइस की रेशियो होगी P1 ओवर P2, ये क्या होगी, C2 ओवर C1 होगी, है ना। C2 यहीं पे रहा, C1 मिल गया नीचे, तो क्या देखो P1 का रिलेशन किसके साथ, C1 के साथ, मतलब कि जो रेशियो P1 की थी उसकी उल्टी रेशियो होगी, मतलब P1 की रेशियो C2 की बन गई एंड P2 की रेशियो C1 की बन गई। बोलो क्लियरिटी आ रही है? मतलब क्या कि P1 रेशियो जब मैं P2 करूंगा तो P1 की वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएगी, C2 की, एंड P2 की वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएगी, C1 की। मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राइस की रेशियो जो है वो कंजम्पशन के लिए क्या बन जाएगी, उल्टी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब जो यहाँ पे हमारी P2 की वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे हमने लिख देनी है C2 की जगह पे, एंड P1 की वैल्यू जो होगी वो C1 की जगह पे लिख देंगे। अभी आपको समझ में इतना नहीं आ रहा होगा, चलो क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। बस यहाँ पे इतना जान लो कि हमारी जो P1 और P2 की रेशियो है वो C2 और C1 के लिए मतलब कि क्या होती है, उल्टी होती है। ये उल्टा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखना यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे साथ, देखो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ राइस का जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 45 रुपए से कितने पे चला गया, 63 रुपए पे चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रहा है, ये प्राइस दे रहा है, प्राइस की क्या दे रही है, इनिशियल वैल्यू दे रही है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल वैल्यू कि पहले क्या करें, इंक्रीज कर रही है ना तो चेंज तो आएगा। तो ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बनाना हमारा क्या है, धर्म है। समझ लो कि पहले प्राइस कितना था, 45 रुपए, पहले प्राइस था 45 रुपए, अब कितना हो गया, 63 रुपए हो गया, 63 रुपीज हो गया। सही बात है। अब मेरे को बताओ रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन नंबर से डिवाइड, तो 9 5 से 45 होता है, 9 7 से 63 होता है। तो बताओ प्राइस की रेशियो क्या मिली मुझे, क्या मिली, प्राइस की रेशियो मिल गई मुझे 5:7। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रेशियो निकालने में। रेशियो के चैप्टर में हम और अच्छे समझेंगे कि रेशियो होती क्या है, कैसे निकालेंगे। अभी इतना ध्यान दे दो कि प्राइस की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, 5:7 के बराबर मिलेगी। क्लियरिटी है, क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय 20%। क्या बोल रहा है, इफ इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना इंक्रीज करेगा। चलो देखते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो बोला कि कंजम्पशन जो है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। प्राइस इंक्रीज करा तो कंजम्पशन क्या हुई, रिड्यूस हुई है। चलो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, कंजम्पशन समझ लो। ठीक है, सबसे पहले 20% लिखा हुआ है, बताना मुझे 20% किसके बराबर होता है, 20% किसके बराबर होता है, 1.5 के बराबर होता है। सही बात है। कंजम्पशन क्या हो रही है, रिड्यूस की डिक्रीज, रिड्यूस की डिक्रीज, एक ही चीज तो बोल रहा हूं, रिड्यूस हो रही है मतलब, है ना। तो यानी कि 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज आएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो प्राइस और कंजम्पशन, ये मुझे देखो प्राइस की रेशियो मिल चुकी है 5:7 और ये कंजम्पशन की रेशियो मिल चुकी है 5:4। अब क्या बोल रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस, कि कितने परसेंट से जो एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मेरे को बताना है एक चीज कि प्राइस की मल्टीप्लाई जब हमने कंजम्पशन के साथ करी थी क्या एक्सपेंडिचर आया था, क्या प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करने पे एक्सपेंडिचर मिलता है। तो मेरे को बताना क्या ये मेरी जो कीमत है ये पहली कीमत है यानी कि 5, और क्या ये मेरी कंजम्पशन पहली वाली है जो मेरी पहली कंजम्पशन होती थी। तो क्या करेंगे, प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे कंजम्पशन के साथ तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो 5 की 25 से मल्टीप्लाई करी तो 25 आया। इसी तरह से हम 7 की मल्टीप्लाई यानी कि क्या करेंगे, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन की फाइनल जो प्राइस और फाइनल कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मेरे को क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। यानी कि अगर मेरे को अपने प्राइस को इतना में चेंज आ रहा है और कंजम्पशन मेरे को सिर्फ 20% से रिड्यूस करनी है तो एक्सपेंडिचर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 25 से करना पड़ेगा 28, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ा, 25 से करना पड़ा मुझे 28 पे यानी कि 3 इंक्रीज करना पड़ा। पूछा क्या उन्होंने, परसेंट पूछा होगा, तो परसेंट तो रेशियो से भी मिल जाएगी। बताओ कितना इंक्रीज आया, इंक्रीज आया 3 का, कितना इंक्रीज आया, 25 से 28 हुआ, 25 आया यानी कि 3 का इंक्रीज आया। किसके ऊपर इंक्रीज आया, जो मेरी पहले वैल्यू थी यानी कि 25 के ऊपर डिक्रीज आया, तो 25 नीचे, है ना। एक्सपेंडिचर चेंज निकालना, चेंज किसमें आया, इनिशियल में,
चेंज किसमें आया, इनिशियल में, तो जो चेंज की परसेंटेज निकलेगी वो भी तो इनिशियल से ही निकलेगी, इसलिए हमने 25 लिखा ना कि 28 लिखा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 25, 25 4 100, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना है 12%। उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपको परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी, है ना। क्या कॉन्सेप्ट था कि प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे कंजम्पशन के साथ तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। सही बात है, क्लियर हो रहा है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला थोड़ा सूख रहा है। अब देखना यहां पे क्या हो रहा है, समझ में आया। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं इसे और कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस जो है राइस का कितना करा, 45 से 63 गया, हमने लिख लिया। पहले प्राइस 45 था, फिर 63 हो गया, रेशियो निकाली 5:7 आई, प्राइस की रेशियो मिली 5:7। अब हो रहा है कंजम्पशन क्या होगी, रिड्यूस होगी 20% से। तो 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। कंजम्पशन मतलब 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज, 5:4। प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करेंगे तो मिलेगा एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28, है ना। प्राइस की कंजम्पशन से एक्सपेंडिचर 25 था, एक्सपेंडिचर पहले हो गया 28, 3 के ऊपर चेंज आया, 3 किसके ऊपर, 25 के ऊपर, 3/25 मल्टीप्लाई 100 कितना है 12% आया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹45 to 63, वही वापिस ही हो रहा है। लिखते हैं यहाँ पे प्राइस, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था 45, पहले 45 और 63 की रेशियो सीधा मेरे को अब निकाल ली है, 9:5:45, 9:7:63। प्राइस इनिशियल और फाइनल की रेशियो कितनी, 5:7। यही बोला प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 to 63, 5:7 होगी इनिशियल और फाइनल में। अब बोल रहा है देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज, बोल रहा है कि कितने परसेंट से कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए कि ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब मेरे को बताना मेरे भाई, क्या हमने पीछे कंसेप्ट सीखा था, ये देखो कि एक्सपेंडिचर जब क्या आती है, जब एक्सपेंडिचर क्या रह रही थी, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर 100 रुपया थी, यहाँ पे भी 100 रुपया थी, यानी कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहती है तो प्राइस की रेशियो क्या होती है, कंजम्पशन के लिए उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि क्या उल्टी होती है, कैसे हम करेंगे। देखना यहां पर प्राइस कितना 5 से हो गया 7, क्या हो गया 5 से 7। अब कंजम्पशन की रेशियो क्या हो जाएगी, इनवर्स, क्या हो जाएगी इनवर्स। तो कैसे इनवर्स, 5/7 का इनवर्स क्या होता है 7:5। ठीक है, जब भी एक्सपेंडिचर क्या रहेगी, देखो एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा बताना मेरे को, प्राइस की रेशियो कंजम्पशन के लिए क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। यानी कि प्राइस अगर 5:7 है तो कंजम्पशन 7:5 हो जाएगा। प्राइस अगर 5:6 है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 6:5 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लेनी है अपने, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस और कंजम्पशन की रेशियो हमें अपने आप मिल जाएगी। यानी कि प्राइस की रेशियो मिली है, कंजम्पशन हमारी खुद ब खुद आ जाएगी, क्या प्राइस का उल्टा। पीछे निकाला भी इनवर्स रिलेशन, क्या होता है इनवर्स रिलेशन, यही होता है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा, मैंने भी आपको समझाने की कोशिश भरपूर करी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि ये कैसे 5:7 प्राइस का कंजम्पशन का 7:5 बन चुका है। कैसे बना है, प्राइस की रेशियो इनवर्स कंजम्पशन के लिए। ठीक है, 7:5। अब बोलो क्या पूछा क्वेश्चन है कि कंजम्पशन की कितना परसेंट मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, कंजम्पशन कितना परसेंट मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, मेरे को बताना। पहले कंजम्पशन 7 की थी, अब मेरे को 5 की करनी पड़ रही है, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, 7 से 5 करनी पड़ रही है तो -2 का डिक्रीज आया मेरे पास, मतलब 2 का डिक्रीज आया मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। तो परसेंट पूछा होगा कितना कंजम्पशन डिक्रीज आया हुआ है, तो मेरे को बताओ 2 का चेंज कितनी पहले कर रही थी 7 के ऊपर, 2 का चेंज 7 के ऊपर, तो मेरे को बताओ कितनी परसेंटेज होती है, ये होती है 28.56%। 2/7 कितना होता है 28/56%। कैसे आया, 200 को कर लेना 7 से डिवाइड, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, कितना 28.56% आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने इन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। वापस से देखो एक बार, क्या था कि प्राइस की रेशियो 5:7 थी, प्राइस की रेशियो क्या होती है कंजम्पशन के लिए उल्टी हो जाती है जब एक्सपेंडिचर होता है कांस्टेंट है, तो 5:7 क्या होगा 7:5। कितना चेंज आ रहा है मेरे भाई, 2 का चेंज आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है 7 के ऊपर आ रहा है। 2 का चेंज अगर 7 के ऊपर आ रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 को डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो मिलेगा 28.56। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। हमारे इस सेशन में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करने की अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं इसी के ऊपर सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। प्राइस जो है एक आइटम का वो कितना हो गया 20% रिड्यूस होगा। अब देखो हर बार क्या हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, अब क्या किया सरकार ने, थोड़ी सी रियायत बढ़ती है और हमें क्या मिला है,
प्राइस में छुटकारा मिला, मतलब रिडक्शन मिली। अब ध्यान देना, ये इंक्रीज और डिक्रीज करना हमेशा ध्यान रखना कि मेरे को इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना। अगर ये आपने पढ़ा नहीं ना तो इसमें मतलब कि सीधा ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, है ना। क्लैरिटी है। तो 20% किसके बराबर है? 1/5। 5 के ऊपर 1 का चेंज कितना आया? 5:4, है ना। प्राइस हुआ ना रिड्यूस 20% से, तो 20% किसका होता है? 1/5। 1/5 मतलब 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। मतलब अगर मैं लट कर लूं कि मेरा पहले प्राइस 5 रुपए था, अब फाइनल कितना हो गया? 1 कम 4। सही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? कस्टमर जो है 2 किलो ज्यादा ले पा रहा है सामान 360 रुपए में। अब देखो 360 रुपए की बात करिए, उसने ये नहीं कहा कि पहले वो कुछ और प्राइस में लेता था, कुछ और प्राइस में लेता था। अगर इस तरह से उसने सिर्फ सिंपल सी बात करी है कि 2 kg वो ज्यादा ले पा रहा है, तो ज्यादा कब ले पाएगा? जब वो एक्सपेंडिचर अपना क्या रखेगा? सेम रखेगा एक तरह से हम कहें, क्योंकि उसने बोला नहीं कि उसने एक्सपेंडिचर अपनी क्या करी है? इंक्रीज करी है। तो इस केस में हम खुद लट कर लेंगे कि एक्सपेंडिचर हमारी क्या है? एक्सपेंडिचर हमारी है कांस्टेंट। ठीक है। एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट है, हमने सीखा कि कंजम्पशन की रेशियो क्या हो जाएगी? कंजम्पशन की रेशियो हो जाएगी उल्टी प्राइस की, मतलब कि 4:5। तो बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि कंजम्पशन हमारी 4 से 5 है, मतलब चेंज आया कितने का? +1 का चेंज आ रहा है ना। अब मेरे को बताओ, उसने यही लिखा कि कस्टमर जो है वो 2 किलो ज्यादा सामान ले पा रहा है। अब कितने ज्यादा ले पा रहा है? 1 यूनिट ज्यादा ले पा रहा है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 किलो के बराबर है। 2 किलो के बराबर है, तो मेरे को बताओ कितने यूनिट अब नहीं ले पा रहा है? कंजम्पशन कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट अगर 2 है तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपको 8 किलो आपका पहले की कंजम्पशन पता चल जाएगी और 10 किलो आपकी नई कंजम्पशन पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कैसे समझ में आया कि कंजम्पशन क्या थी? 4 से 5 हुई। बोल रहा कि हमारा 1 का चेंज आया, मतलब 1 ज्यादा सामान हम खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन में भी उसने यही कहा कि 2 किलो सामान ज्यादा खरीद पा रहा है। हमारे यहाँ पे रेशियो में 1 यूनिट खरीद पा रहा है, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 2 किलो के। 1 यूनिट 2 किलो के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर आएगा? 10 किलो के। और 4 यूनिट किसके बराबर आएगा? 8 किलो के बराबर आएगा। क्लियरिटी है? क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। देखो अब क्या पूछा हुआ है? इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। क्या पूछा हुआ है? इनिशियल प्राइस, शुरू में प्राइस कितना था पर केजी ऑफ द। मेरे को बताओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर था 360 एक्सपेंडिचर था। कितना सामान पहले खरीदा था उसने? इस देखो यहाँ पे 8 किलो। कितना सामान खरीदा था उसने? 8 किलो। तो मेरे को बताना इनिशियल कंजम्पशन यानी कि इनिशियल प्राइस पर किलो कितना था? इनिशियल प्राइस पर केजी कितना था? 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 4 से 32, 8 5 से 40, मतलब 45 रुपीज पर केजी पहले उसकी एक्सपेंडिचर थी। तो ये हमारा किसका आंसर मिल गया? ये फर्स्ट का आंसर मिला। इनिशियल प्राइस पर केजी कितना था? 45 पर केजी। अब मेरे को बताना कि न्यू प्राइस निकालना है हमें, फाइनल प्राइस भी तो निकालना है। रिड्यूस प्राइस किसके बराबर आएगा? अब सेकंड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो रिड्यूस प्राइस कितना आएगा मेरे भाई? बताना मुझे। रिड्यूस प्राइस हमारा आएगा कितना? सामान 360 रुपए में 10 किलो सामान खरीद रहा है, तो मेरे को बताओ 1 किलो की कीमत कितनी होगी? बिल्कुल 360 को कर देंगे 10 से डिवाइड और मिलेगा हमें 36 रुपए पर किलोग्राम। उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। प्राइस और कंजम्पशन में कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा, है ना? क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क। कमेंट सेशन में अपने अपने आंसर जरूर लिखना और अगर फिर हम करेंगे इसको कल फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम वापस से नई वीडियो में लेके आएंगे। तो ये आपका क्या आ गया? होमवर्क आ गया। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा और इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।